नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस के एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो कक्षा 12 की जो श्रृंखला चल रही थी उसी के बारे में है। चैप्टर 1 जो हमने यहाँ पे आपको समझा रखा था, ठोस अवस्था, उसी में हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को पढ़ चुके थे। ठोस के दो प्रकार पढ़ चुके थे, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। आज का वीडियो क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के ऊपर है और इसमें हम लगभग इतना बता चुके थे कि ये क्रिस्टलीय ठोस को लगभग 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आयनिक ठोस, दूसरा सहसंयोजक ठोस, तीसरा आणविक ठोस और चौथा धात्विक ठोस। इनके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस तो हम इसमें कह सकते हैं कि इनके अवयवी कण आयन होते हैं। इनके अवयवी कण जो हैं वो आयन होते हैं। आयनों से मिलकर जो ठोस बना होता है वो आयनिक ठोस होता है। और यह आपस में विद्युत आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। आकर्षण बलों द्वारा जुड़े होते हैं। चलिए, अब इसमें क्या होता है कि आयन जब इसके हैं ही अवयवी कण, तो अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण होते हैं जिनसे ये बना है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नमक। नमक एक ऐसा उदाहरण है, यहाँ हम देख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या रहेगा? नमक NaCl। इसमें आयन होते हैं। आयन के कौन कौन से होते हैं? Na में होता है धनायन और यहाँ पे Cl में होता है ऋणायन। तो हम कह सकते हैं कि जो नमक है NaCl है वो एक कौन सा ठोस है? वो आयनिक ठोस है। तो आयनिक ठोस हो जाएगा। नमक के अलावा हम इसमें कह सकते हैं KCl भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। KCl, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं आयनिक ठोस में क्या रहेगा? आयन से बने हुए ठोस रहेंगे। ठीक है। आयनिक ठोस जो है इनके मध्य में प्रबल बल होते हैं, इसलिए इनका जो गलनांक है और क्वथनांक दोनों ही उच्च रहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से छोटा सा इंट्रोडक्शन सहसंयोजक ठोस का लेते हैं। सहसंयोजक ठोस में ठोस में उनके अणुओं या अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बल पाया जाता है। ये हमारे सहसंयोजक ठोस हो गए हैं। और क्या रहता है? इसमें एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। तो इनके कण एक त्रिविम जो जालक है, त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। ये सहसंयोजक ठोस की हमारी एक छोटी सी परिभाषा हो गई है। दूसरी क्या है? इसमें अगर हम कहेंगे भाई इसका कौन उदाहरण रहेगा, तो इसमें हमारा आ जाएगा हीरा हो गया। इसी के अंतर्गत आप कह सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड और ग्रेफाइट, जिससे पेंसिल बनी होती है। सिलिकॉन कार्बाइड, इसको हम SiC बोल सकते हैं, और ग्रेफाइट, ये सहसंयोजक ठोस के एक अच्छे उदाहरण हैं। अब नंबर 3 की बात करते हैं, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में हम जानते ही हैं जैसे कि इनके अवयवी कण अणु होते हैं। मतलब आयनिक ठोस जिन कणों से मिलकर बना होता है वो अणु ही हो सकते हैं केवल। ठीक है। अब आयनिक ठोसों को दो भागों में बांटा गया है।
एक तो रहेगा अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा रहेगा ध्रुवीय आणविक ठोस। तो हम इसमें कह सकते हैं कि इसको दो प्रकार में बांटा गया है। नंबर एक, इसी के अंदर पॉइंट में अध्रुवीय अध्रुवीय हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ध्रुवीय। ध्रुवीय, ये ध्रुवीय और अध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएंगे। तो अध्रुवीय ठोस होते हैं, अध्रुवीय ठोस में इनके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं। देखिए कण तो वही रहेंगे, अध्रुवीय में जो कण रहते हैं वो अणु या परमाणु रहेंगे जिनसे ये बना रहेगा, ठीक है। और सेम इसी में भी इसके कण क्या रहेंगे, अणु केवल। और दूसरी चीज़, अध्रुवीय जुड़ा है वो अध्रुवीय सहसंयोजक बलों द्वारा जुड़ा है, और ध्रुवीय क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक बलों द्वारा जुड़ा है। अध्रुवीय में हम कह सकते हैं कि H2Cl2, देखिए ध्रुवीय में वो आएंगे जो ज़्यादातर सेम हैं, जैसे मान लीजिए Cl है यहाँ, इसका अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो इसमें जो सेम प्रकार के हैं, अध्रुवीय मतलब है सेम प्रकार के। जैसे H2 है तो H और H क्या है, दोनों सेम हैं, Cl2 हो गया, तो ये सब क्या है, अध्रुवीय हो गए। एक आध और देख लेंगे, I2 हो गया, I2 और CCl4, इन ये सब क्या है, अध्रुवीय हैं। और ध्रुवीय में कौन आ जाएगा, ध्रुवीय में आ जाएगा आपके, ध्रुवीय में आपके SO2HCl, ध्रुवीय में आ जाएगा SO2, HCl आदि। ये आपके अध्रुवीय और ध्रुवीय कण हो गए, जो कि एक आणविक ठोस हैं, दोनों के दोनों। इनके क्योंकि अवयवी कण क्या हैं, अणु या परमाणु होते हैं। इसी में तीसरी चीज़ पाई जाती है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस इसी में पाए जाते हैं। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भाई जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हो वो हाइड्रोजन आबंधित ठोस हो जाएगा, जिसमें मेन भूमिका एक के तौर पे हाइड्रोजन तो रहेगा ही रहेगा। जैसे H2O, H2O जो ठोस जल की बात हो रही है वो क्या रहेगा, आपका हाइड्रोजन आबंधित ठोस रहेगा। NH3 भी रहेगा, NH3 भी रहेगा। अब लास्ट बचा है धात्विक ठोस। तो हमने अभी पढ़ा आणविक ठोस एक तरह से तीन प्रकार का हुआ, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस, मतलब हाइड्रोजन से जुड़ा ठोस। अब हम लास्ट ठोस की बात करते हैं जो है धात्विक ठोस। तो हम क्या कह सकते हैं, इनके जो अवयवी कण रहेंगे, इनके अवयवी कण धातु धनायन और उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पूरे क्रिस्टल में गति करते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है पूरे क्रिस्टल में क्या है, गति करते हैं। इनमें धात्विक चमक होती है, कह सकते हैं इनमें धात्विक चमक होती है, ठीक है। और भी कह सकते हैं इसमें कि इनको पीटने पर आवाज़ आती है, इनको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। और एक आध पॉइंट, इनको चादर के रूप में बनाया जा सकता है, पतला करके चादर के रूप में बनाया जा सकता है। तो इनको चादर के रूप में भी बनाया जा सकता है, इनके तार खींचे जा सकते हैं। तो हम लोग इस तरह से इसको 2-3-4 पॉइंट में विभाजित कर लेंगे। इसकी एग्जाम्पल क्या हो जाएंगी, तो इसकी एग्जाम्पल सभी ने देखे हैं, सोना, चांदी, कॉपर और एल्यूमिनियम इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इनमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं,
इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गति करेंगे आपस में। हमने अभी ठोसों का वर्गीकरण देख लिया। अब इसके आगे हमें देखना है एक्स किरण विवर्तन तथा ब्रैग समीकरण। ये हमने पहले से ही लिख लिया ताकि टाइम बचे, इसको हम समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम इसका स्पेंड कर सकें। सबसे पहले जब एक्स किरण पुंज को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं, पहले समझ लीजिए कि इसका यूज कहाँ होता है। तो एक्स किरण विवर्तन और ब्रैग समीकरण दोनों का यूज इसमें क्रिस्टल की जो संरचना है उसका अध्ययन करने में इसका यूज होता है। अब देखते हैं जब एक्स किरण पुंज को किसी क्रिस्टल पर डालते हैं, क्रिस्टल मतलब एक धातु के टुकड़े पर डालते हैं, तो इनकी संरचनात्मक इकाइयाँ अन्योन क्रिया करके इन क्रिस्टलों से अन्योन क्रिया करके किरणों का विवर्तन कर देती हैं, मतलब फैला देती हैं, एक समान रूप में फैला देती हैं। तरंग इस पर डाली और इसको क्या कर देंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे, फैला देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरणों का विवर्तन। अब हम आते हैं ब्रैग समीकरण पर। तो ब्रैग समीकरण का सिद्धांत दो लोगों ने दिया है, एक तो WL ब्रैग ने, एक WH ब्रैग ने, दोनों साइंटिस्ट हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग करते हुए इन लोगों ने जिंक ब्लेड, ZnS, जिनको जिंक सल्फेट बोलते हैं, इनके बारे में इनने एक संरचना का निर्धारण किया और इन्होंने निष्कर्ष दिए। क्या निष्कर्ष दिए? पहला निष्कर्ष दिया, क्रिस्टल की उत्तरोत्तर सतह द्वारा, जो ऊपर की ऊपरी सतह है, सबसे ऊपरी सतह है, उसके द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन परावर्तन के नियमों का पालन करता है। जो प्रकाश का परावर्तन के नियम होते हैं उसी का पालन एक्स किरण विवर्तन करके इनका विवर्तन परावर्तन के नियम का पालन कर लेता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा, परावर्तित किरणें केवल उस समय ही समान प्रावस्था में होती हैं जब उत्तरोत्तर सतह की दूरी के अंतर का मान उसके तरंगदैर्ध्य का एक पूर्ण गुणक हो। यानी कि हम कह सकते हैं एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। यही हमारा ब्रैग समीकरण है। चलिए हम इसको विस्तार से देखते हैं। तो हमें ब्रैग समीकरण मिला एन लैम्डा बराबर 2 × d साइन थीटा। तो हम यहाँ पे देखते हैं बारी बारी से कि कहाँ, यहाँ एन बराबर क्या है, लैम्डा बराबर क्या है, डी बराबर क्या है और थीटा बराबर क्या है। सबसे पहले आते हैं एन पर। तो एन है हमारा पूर्णांक, एन क्या है, पूर्णांक है। तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो गया है। डी है क्रिस्टल में दो परमाणु सतहों के बीच की दूरी। डी क्या है, यहाँ पे दूरी है, किसकी है, दो परमाणु सतहों के बीच की दूरी। और लास्ट रह गया थीटा। जो थीटा है क्रिस्टल सतह है एवं अपवर्तित तरंग के बीच का कोण। ठीक है, हम लोगों ने आज तक यहाँ पे ब्रैग समीकरण को कंप्लीट किया। इसके आगे का पार्ट हमें नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। वीडियो लंबी ना होने पाए इसलिए हम इसको छोटा छोटा रखते हैं। अगली डिमांड आपकी होगी तो इसको थोड़ा सा और लेवल तक किया जाएगा।